Subscribe our channel and press bell icon to get updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप के कंडीशंस के बारे में। जैसा कि अगर हम लोग यूरोप का मैप आजकल देखें तो इसमें हम लोग को डिफरेंट कंट्रीज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है। लेकिन क्या ये सारे कंट्रीज ऐसे ही हमेशा थे? तो इसका जवाब है नहीं। कभी एक ऐसा समय था जिस समय यूरोप जो है वो डिफरेंट मोनार्कीज, डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइडेड था, और आज यह डिफरेंट नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस हुई जिसके वजह से यूरोप की मोनार्कीज या किंगडम्स जो हैं वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गए। वहां के पब्लिक में ऐसा क्या चेंजिंग्स आया जिसके वजह से उनमें नेशनलिज्म की भावना आई, और नेशनलिज्म की भावना आने के बाद उन लोगों ने मोनार्कीज एंड किंगडम्स को मजबूर किया नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, या फिर उन्होंने रेवोल्यूशन करके उसे नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या नाम है इसका, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तो इसमें हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और फ्रांस से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर के यूरोप के और सारे कंट्रीज में ये सारी चेंजिंग्स आई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट होगा, पहला क्लियर एक्सप्रेशन जो है, यानी 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ही जो फ्रांस के आसपास के जो कंट्रीज थे या जो उस समय के मोनार्कीज थे, उसमें भी लोगों में यह फीलिंग आई कि हमें भी रेवोल्यूशन करके अपने यहाँ चेंजिंग्स लानी है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजिंग्स लानी है। अब इसमें बात करते हैं कि फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग्स में क्या क्या चेंजिंग्स हुई। तो उसमें होता है क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के बारे में हम लोगों ने जैसा पढ़ा है, पहले क्या हुआ कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग कॉल की गई थी लुई 16 के टाइम में। तो उस समय क्या हुआ था, थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो मूव कर गए थे, वहां से अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे, और उसके वजह से उन लोगों ने एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया, और उस नेशनल असेंबली ने वहां राइट टू वोट दिया। हाँ, ये राइट टू वोट जो है वो सबके पास नहीं था, लेकिन स्टिल एक तरह से एक छोटे से लेवल पे डेमोक्रेसी की शुरुआत कर दी गई थी वहां। और इन लोगों ने डिवाइड किया था वहां के सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन्स में, पैसिव सिटीजन्स में। एक्टिव सिटीजन्स में वैसे लोग होते थे जो टैक्स पेयर्स थे और वोट कर सकते थे, और पैसिव सिटीजन्स में वैसे लोग हुआ करते थे जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, जो कि टैक्स नहीं पे करते थे, एंड वुमेन्स, और वोट नहीं करते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग आया वहां। और फिर इसमें क्या हुआ था, आइडियाज लाया गया था वहां किस चीज का, ला पैट्रिए यानी द फादरलैंड का, एंड ला ले सिटिजन यानी सिटीजनशिप का। यानी कहने का मतलब क्या है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस समय जो लोग हैं, द फादरलैंड एंड द सिटीजन के आइडियाज को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट इसमें हम लोग आता है क्या, वहां की जो सिटीजन्स जो थे उन्होंने डिमांड किया क्या, राइट्स का। यानी जब हमारा वहां नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था तो उसने कुछ टाइप्स के राइट्स जो हैं वो पब्लिक को दिए थे, जो कि मोनार्कीज में जो होते हैं वो किसी भी तरह के राइट को वो पब्लिक को नहीं दिया जाता है। और नेशनल असेंबली ने एक काम इसमें और किया था, उसने किंग यानी उस समय फ्रांस का जो किंग लुई 16 था उसके पावर को लिमिटेड कर दिया था। जो कि मोनार्की में जनरली क्या होता है, जो किंग होते हैं उनके पास पावर जो होता है वो ऑटोनॉमस होता है, वो खुद से ही जो मन होता है, जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्या, न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो उस समय रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, यानी रॉयल स्टैंडर्ड का जो भी फ्लैग था, यानी जब मोनार्की वहां थी फ्रांस में तो वहां पे रॉयल फैमिली का फ्लैग चलता था, जिसे चेंज करके कर दिया गया, एक नया फ्रेंच फ्लैग उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट न्यू हिमेंस कंपोज किए गए, यानी जो नए नए नारे हैं या नए नए जो हिमेंस थे वो कंपोज किए गए, वहां ओथ्स लिए गए, और
मार्टायर्स जो है उसको कोमेमोरेटेड, यानी जो वहां के लड़ाई में जो बहुत सारे सैनिक जो शहीद हुए थे उनको उनके यादगार में बहुत सारे मेमोरियल्स बनाए गए। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, ऑल इन द नेम ऑफ, और ये क्यों किया गया, यानी शहीदों को फिर से याद किया गया, ओथ्स लिया गया, न्यू ह्यूमंस कंपोज किए गए थे। ये क्यों किया गया, ये ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, यानी किसी ने अपने फ्रांस को उन्होंने एक नेशन स्टेट में चेंज करने का वो उन्होंने स्टार्टिंग किया था और उसी के नाम पे ये सारा कुछ किया गया। फिर आता है नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, यानी फ्रांस में क्या किया गया कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टार्ट किया गया। और इसमें होता क्या था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे बढ़िया चीज ये थी कि जितने भी लोग थे सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज हुआ करते थे। यूनिफॉर्म लॉज कहने का मतलब सबके लिए जो कानून है वो इक्वल हुआ करता था। नेक्स्ट क्या आता है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, यानी वहां फ्रांस के जो डिफरेंट एरियाज थे, डिफरेंट लोकेलिटीज थे, तो उसमें आपस में इंटरनल एरियाज में भी अगर ट्रेड किया जाता था तो उसके लिए डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज पे करने पड़ते थे। और ड्यूज ये जब फ्रांस को नेशन स्टेट में चेंज करने की प्रक्रिया जब शुरू हुई या प्रोसेस जब शुरू हुआ तो उस समय इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया और ड्यूज वेयर एबोलिस्ड, जो भी मैनोरियल ड्यूजेस थे पहले से उसको खत्म कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड, यानी यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी पहले क्या था, फ्रांस के डिफरेंट एरियाज में ऐसा भी कंडीशन था कि जिसमें मेजरमेंट एंड वेट्स जो थे वो फ्रांस के इंटरनल एरियाज में डिफरेंट लोकेलिटीज में डिफरेंट टाउन्स में अलग अलग थे। यानी कि जो मेजरमेंट अगर एक स्टेट में दूसरा एक फॉलो हो रहा है तो दूसरे स्टेट में वही मेजरमेंट दूसरा है और करेंसी की वैल्यू भी अलग है। तो इसको क्या किया गया, फ्रांस में यूनिफॉर्म किया गया। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा किया गया पूरे फ्रांस के लिए। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड, यानी कहने का मतलब क्या है, जो फ्रांस जो था उसमें जो अलग अलग जो टाउन्स थे, अलग अलग जो सिटीज थे, उसमें अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस को बोला जाता था। और बाद में जब फ्रांस को जब नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले किया गया रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, यानी रीजनल लेवल पे जो भी लैंग्वेजेस बोले जाते थे उसे डिस्करेज किया गया और इनकरेज किसे किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को। फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसे एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया और पब्लिक को यह प्रेशराइज किया गया कि वो अपने अपने रीजनल डायलेक्ट्स यानी रीजनल लैंग्वेजेस को छोड़ करके फ्रेंच लैंग्वेज को वो ज्यादा से ज्यादा यूज करे। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। ठीक है, क्योंकि पेरिस जो था, फ्रांस का कैपिटल पेरिस था और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पेरिस में सबसे ज्यादा स्पोकन, ये सबसे ज्यादा बोली जाती थी और वहां के जितने भी काम लिखने और बोलने के जो होते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही होते थे। इसलिए इसे बोला गया कि पूरे जो कॉमन लोग हैं वो सारे लोग इसे ही एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज करें। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड। रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर किया क्या, रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर किया कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, यानी फ्रेंच नेशन का यह मिशन था और डेस्टिनी था किस चीज का, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। यानी फ्रेंच नेशन का, रेवोल्यूशनरीज ने ऐसा बोला कि फ्रेंच नेशन जो था उसका यह मिशन था और डेस्टिनी मतलब भाग्य था किस चीज का, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के पीपल को लिबरेट किया जाए। लिबरेट यानी उसको उनको ज्यादा से ज्यादा राइट्स दिए जाए। ठीक है, एंड लिबरेट किनसे किया जाए, फ्रॉम द डेस्पोटिज्म ऑफ द किंग, यानी जो वहां के मोनार्की का जो ऑटोनॉमस रूल है उससे उन्हें लिबरेट किया जाए और उन्हें रूल उन्हें जो है ये लिबर्टी दी जाए, रूल उनके राइट्स दिया जाए। नेक्स्ट है और टू हेल्प देम टू बिकेम नेशंस, और उन्हें नेशंस बनने के लिए हेल्प किया जाए। यानी ये कहा क्या गया, रेवोल्यूशनरीज के तरफ से ये कहा गया कि फ्रेंच नेशन का यह मिशन है या डेस्टिनी है कि वहां के लोगों को राजा के ऑटोनॉमस रूल से लिबरेट किया जाए। ठीक है, और उन्हें एक नेशंस बनने के लिए उन्हें हेल्प किया जाए। नेक्स्ट इसमें आता है क्या, व्हेन न्यूज एंड इवेंट्स ऑफ फ्रांस रीच्ड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ, न्यूज ऑफ इवेंट्स जो हैं, यानी जो फ्रांस में जो डिफरेंट इवेंट्स परफॉर्म हो रहे थे, यानी इंसिडेंट्स जो अकर हो रहे थे, वो फ्रांस के डिफरेंट सिटीज में भी
पहुंच रहे थे। किस चीज के माध्यम से? जो वहां के न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स थे उसके माध्यम से। और वहां क्या हो रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, यानी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसने वहां जो फ्रांस के डिफरेंट जो एरियाज थे वहां पे जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आता है क्या कि उनके एक्टिविटीज और कैंपेन्स जो थे प्रिपेयर किए जाते थे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। उस समय क्या हुआ था? जो इनके जो जैकोबिन क्लब्स थे उनके जो एक्टिविटीज और कैंपेन्स हुआ करते थे वो उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया किसके लिए? जो फ्रेंच आर्मीज थी उनके लिए, यानी फ्रेंच आर्मीज के लिए उन्होंने रास्ता बनाया। क्यों? ताकि वो लोग भी मूव कर सके कहां? हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s, यानी 1790s आते आते जो फ्रेंच आर्मीज है वो जा सके कहां कहां? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के कुछ पार्ट्स में। नेक्स्ट आता है इसमें क्या? फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी और ये फ्रेंच आर्मी जो थी ये जब मूव कर रही थी हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, तो ऐसे में यह कहा गया कि फ्रेंच आर्मी जो है वो नेशनलिज्म के आइडिया को कैरी कर रही है फ्रांस से दूसरे स्टेट्स में, यानी दूसरे जो आसपास के कंट्रीज थे या किंगडम्स थे उसमें। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्टे, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में और उसके द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग्स लाए गए फ्रेंच सोसाइटी में उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्टे एंड सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। नेपोलियन के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं क्या कि 1799 के बाद उसने पावर गेन करना शुरू कर दिया था फ्रांस में। और जो सिविल कोड ऑफ 1804 जो है जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ये है क्या? ये एक्चुअली ये कलेक्शन है किस चीज का? जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो नेपोलियन ने फ्रांस में लाए, यानी जो जो चेंजेस फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा लाया गया उन सारे चेंजेस के कलेक्शन को सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। और यह कब लाया गया था? यह 1804 में लाया गया था। तो हम लोग इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और ये जितने भी चेंजेस थे इसको रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स कहा गया। रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग्स जो थे फ्रांस में ये ऐसे चेंजिंग्स जो है वो कभी नहीं हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में और पूरे सिस्टम में। तो इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट आता है क्या? एबोलिशेस ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ के हिसाब से जितने भी प्रिविलेजेस लोगों को मिलते थे, जिन जिन लोगों को मिलते थे वो सारी चीजों को एबॉलिश कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है? एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ के सामने इक्वालिटी एस्टैब्लिश किया गया, यानी जितने भी लोग थे वो लॉ के सामने सारे लोग इक्वल थे। नेक्स्ट आता है कि इसका सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया कहां? फ्रांस में। नेक्स्ट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे फ्रांस के उनको सिंप्लीफाई किया गया, यानी ऐसा सिंप्लीफाई किया गया ताकि पब्लिक के रीच में वो रहे। नेक्स्ट है क्या? एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था फ्रांस का उसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्या आता है? फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूजेस, जो पुराने जो मैनोरियल ड्यूजेस वगैरह जो बचे हुए थे किसानों के, उससे किसानों को उसने फ्री कर दिया, यानी किसी भी तरह का अब ड्यूज वगैरह जो है वो किसानों को अब पे नहीं करना था। नेक्स्ट क्या है? इन द टाउन्स गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड, टाउन्स में क्या था? गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस था, उसे रिमूव कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या होता था कि गिल्ड मतलब वैसे लोगों को, ये द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गिल्ड का वो एक्सप्लेनेशन है। गिल्ड एक्चुअली ये होते थे क्या? ट्रेडर्स के ग्रुप होते थे या एसोसिएशन होते थे जो कि नए ट्रेडर्स को उसमें एंटर करने नहीं देते थे। नेक्स्ट इसमें आता है क्या? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम में, यानी जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्रांस में पहले उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने उसे काफी उसमें सुधार किया, काफी उसमें इंप्रूवमेंट की और उसे काफी अच्छा बनाया। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है क्या? स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां फ्रांस में क्या था कि जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि फ्रांस में जो मेजर्स एंड जो वेट्स थे वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग टाउन्स में अलग अलग थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने सिविल कोड ऑफ 1804 में यह मेन चेंजिंग्स में यह एक चेंजिंग किया कि उसने वेट्स एंड मेजर्स को पूरे फ्रांस के लिए यूनिट कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया, यानी पूरे फ्रांस में एक ही तरह के मेजर्स, एक ही तरह के वेट्स जो हैं वो चलेंगे।
नेक्स्ट इसमें आता है क्या, कॉमन नेशनल करेंसी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था क्या, जो जिसके वजह से ट्रेड में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, वो एक पॉइंट था कॉमन करेंसी, यानी पूरे फ्रांस में एक ही तरह की करेंसी अब यूज की जाएगी। यानी नेपोलियनिक कोड से पहले, यानी सिविल कोड ऑफ 1804 से पहले ऐसा नहीं था। फ्रांस में जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेट्स, अलग अलग मेजर्स, अलग अलग करेंसी यूज की जाती थी। लेकिन नेपोलियनिक कोड यानी नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि वेट्स, मेजर्स एंड करेंसी को पूरे यूरोप, पूरे फ्रांस में सेम कर दिया गया। तो इसमें ये हम लोगों ने देखा कि नेपोलियनिक कोड का ये पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या था। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ड्रॉबैक्स उसके क्या थे। ड्रॉबैक्स यानी उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे। तो पहले इसमें आता है नेपोलियन टुक अवे ऑल द पॉलिटिकल फ्रीडम। जितने भी पॉलिटिकल फ्रीडम था उसको खत्म कर दिया उसने। पॉलिटिकल फ्रीडम जैसे राइट टू वोट कुछ समय के लिए वहां तक था, वो सारे पॉलिटिकल फ्रीडम्स को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट था इंक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। एंड फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। और नेपोलियन के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो काफी एम्बिशियस रूलर था। एम्बिशियस रूलर कहने का मतलब वो चाहता था कि उसका रूल जो है फ्रांस के अलावा और सारे यूरोप में भी हो। और उसके वजह से उसने क्या किया, जो लोग थे यानी डिफरेंट डिफरेंट टाउन सिटीज या जो कंट्री साइड के लोग थे, उन्हें फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट इसका हम लोग का पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा कि इसमें हुआ क्या कि जैसे नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए लोगों को मजबूर किया। उसके बाद क्या हुआ कि इनिशियली फ्रेंच आर्मी को, यानी स्टार्टिंग में फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया। कहाँ, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड सिटीज जैसे कि ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सो, ये सारी जो सिटीज थे यानी यूरोपियन सिटीज थे, वहां जब फ्रेंच आर्मी स्टार्टिंग में गई तो उन्हें वेलकम किया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें माना जाता था कि ये लोग लिबर्टी लाने वाले हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे चेंजिंग्स क्या आई सोसाइटी में कि लोगों ने फ्रेंच आर्मीज का विरोध करना शुरू कर दिया। और नेपोलियन जो है वो पब्लिक का जो भी उसे पब्लिक का जो सपोर्ट उसे मिला हुआ था वो धीरे धीरे वह लूज करना शुरू कर दिया। और फाइनली क्या हुआ, 1815 में यानी 1815 में नेपोलियन जो है वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया। और यहां से नेपोलियन का जो एंड हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। Thank you for watching. Please subscribe our channel and press bell icon to get updates. Thank you so much.